हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी और थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था वो हम आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर सीपीसीबी देखा था। सीपीसीबी में रिलेशन देखा था, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका वो देखा था। साइन कन्वेंशन की हीट अगर टेकन बाय द सिस्टम और गिवन बाय द सिस्टम में कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होता है। वॉल्यूम अगर एक्सपेंड हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम अगर घटे, ठीक है, कंप्रेस हो अगर गैस तो वर्क डन नेगेटिव होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो तो डेल्टा यू नेगेटिव होता है, ठीक है। और हमने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस को समझा था। आइसोथर्मल प्रोसेस जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जबकि कोई हीट का एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, Q इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें T नहीं घटता है ना बढ़ता है, तो डेल्टा यू 0 रहती है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है, जिसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकला था Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, उसमें जो आइसोथर्मल एक्सप्रेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें डेल्टा यू 0 हो जाता है और एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें Q 0 हो जाता है। तो इसके लिए पीवी कांस्टेंट होता है, इसके लिए पीवी गामा कांस्टेंट होता है। तो इसके बाद हमने Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर प्रूव किया था। मोनो एटमिक गैस, डाई एटमिक गैस और के लिए हमने Cv की वैल्यू कैलकुलेट की थी, Cp की वैल्यू कैलकुलेट की थी, Cv की वैल्यू कैलकुलेट की थी। और हमने बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटमिक गैस के लिए 3 होती है और डायटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम Cv कैलकुलेट कर सकते हैं, F/2 इंटू आर करके निकल आती है। इसी तरह से अगर हम गामा डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला भी है डायरेक्ट। गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2/F। तो इससे गामा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे अगर हमें मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालना है गामा, तो यहाँ पे हमने इससे निकाला था CpCv अलग अलग निकाल के गामा इज इक्वल टू 5/3 आया था। तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 5/3 इससे डायरेक्ट भी आ जाएगा गामा, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता होगी तो हम गामा भी निकाल लेंगे, Cv भी निकाल लेंगे, Cp भी निकाल लेंगे डाई एटॉमिक गैस के लिए और मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक। अब दो गैस अगर हम मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस मिक्स करते हैं तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था कि n मोल अगर डाई एटॉमिक गैस के हैं और n2 मोल अगर मोनो एटॉमिक गैस के हैं तो दोनों के Cp का ऐड और नीचे दोनों के Cv का ऐड, दोनों का रेशियो वो गामा जो है गामा मिक्सचर कहलाएगा, ठीक। अब एक चीज हमने एक यहां से ये बता दिया था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, आगे चलते हैं उसी के आगे। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बता दिया था कि पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। अब गैस का जो इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT होती है,
एन अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो यहां से पी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आर टी अपॉन वी आएगा। तो यहां से हम लेंगे पी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे आर टी अपॉन वी इंटू वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इससे क्या आ जाएगा इक्वेशन दूसरी, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो एक इक्वेशन इसके लिए ये आ गई, एक इक्वेशन ये थी। ठीक, और एक इक्वेशन और आएगी। अब हम इसको इस वाले से v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी pv इज इक्वल टू होता आर टी। तो इससे v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो v इज इक्वल टू होगा आर टी अपॉन पी। तो यहां से रिप्लेस करेंगे पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी आर टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आएगा पी 1 माइनस गामा और टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये आएगा P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। तो एक फॉर्मूला इसका ये आ गया। अब जो स्लोप होता है, अगर हम P और V के बीच में ग्राफ बनाएं तो जो स्लोप होता है वो स्लोप आइसोथर्मल और उसके लिए क्या अंतर होगा। आइसोथर्मल के लिए क्या होता, आइसोथर्मल के लिए होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस
पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अब हम अगर ग्राफ देखेंगे इनके बीच का, तो ये P है, ये V है। तो दोनों ग्राफ में से हमने देखा कि इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये वाला जो प्रोसेस होगी ये वाली होगी एडियाबैटिक, और ये होगी आइसोथर्मल। ठीक, तो ये P और V के बीच में ग्राफ आएगा। और इसी तरह से अगर हम और ग्राफ देखना चाहें, यानी T और V के बीच में देखना चाहें, तो कैसा बनेगा? ये हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ये है V और ये है T। ये ग्राफ ऐसे जाएंगे, ये ग्राफ भी इसी तरह का बनेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन ये होगी। ठीक, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। और दूसरा P और T के बीच में ग्राफ बनाना है,
तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो ये कौन सा वाला हमने बताया, ये वाला बताया। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ हमने ये क्लियर करके बता दिए कि एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, तो ये पहला वाला ग्राफ था। तो एडियाबैटिक का ये नीचे वाला मान के, ये वाला मान के चलो, ये वाला वीओटी का ये हो गया और पीओटी का ये हो गया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन W इज इक्वल टू क्या होता, पी डी भी होता है, वर्क डन। डीवी कैसे होता हमने पहले आपको बता दिया था, W इज इक्वल टू क्या होता, F इंटू डेल्टा एक्स होता है। F की जगह हम लिख सकते P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, और डेल्टा एक्स एरिया इंटू डिस्टेंस की वैल्यू होती वॉल्यूम की, तो P इंटू डेल्टा भी हो जाता है ये W। तो ये P इंटू डी भी आ गया। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या होता, आर टी अपॉन बी। कैसे आया जी आर टी अपॉन बी, पी वी इज इक्वल टू आर टी से। अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो आइसोथर्मल में क्या होता, टी तो कांस्टेंट होता है, तो ये पी की जगह आ जाएगा आर टी अपॉन वी डी वी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये था हमारा स्मॉल डी, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये पूरा डब डी आएगा। तो ये आर टी डी वी अपॉन वी को इंटीग्रेट करेंगे V2 और V1 लिमिट्स में। ठीक, मैक्सिमम वॉल्यूम V2 है, मिनिमम वॉल्यूम V1 है। तो ये W इज इक्वल टू, ये हम यहाँ पे म्यू भी ले लेते हैं, तो ये म्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल, म्यू आर टी एल एन वी V2 अपॉन V1।
ये हो जाएगा म्यू आर टी एल एन V2 अपॉन V1। ठीक, तो जब हम इसको log 10 के टर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 म्यू आर टी log V2 अपॉन V1, ये आ गया। तो ये हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब नेक्स्ट उसमें लेते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वही लेंगे dW इज इक्वल टू P इंटू dV। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता। इज इक्वल टू K मान लेंगे। P इज इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन V गामा। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, dW इज इक्वल टू K dV अपॉन V गामा V1 V2। तो ये W इज इक्वल टू आएगा K V गामा -1 सॉरी ये ऊपर 1 है पावर और ये गामा है, तो ऊपर आके 1 माइनस गामा हो जाएगी और dV का इंटीग्रेशन V1 और V2 के बीच में करना है। ठीक,
ये ऊपर कोई पावर नहीं थी, नीचे गामा थी, तो ये गामा माइनस की हो जाएगी ऊपर आके। ये डीवी तो डीवी है, ये तो और ये नीचे गामा थी, तो ऊपर आके माइनस की गामा हो जाएगी। ठीक, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे के वी नीचे दोनों, उसमें माइनस गामा प्लस वन अपॉन वन माइनस गामा, V2 अपॉन V1। के वन माइनस गामा। टू माइनस गामा प्लस वन माइनस V1 माइनस गामा प्लस वन। अब K इज इक्वल टू क्या है यहां से, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा के बराबर है। तो यहाँ पे हम V2 वाला टर्म ले लेंगे इसके K का अंडर मल्टीप्लाई करके, और इसमें V1 वाला टर्म ले लेंगे। तो K का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, P2 V2 गामा V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस P1 V1 गामा इंटू V1 माइनस गामा प्लस वन। तो अब इसको V2 और V2 के जो इस ऊपर इसकी पावर जुड़ जाएंगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का वन बचेगा, और ये है वन माइनस गामा, ये आएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन वन माइनस गामा, W की वैल्यू। और इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू होता म्यू आर टी। तो P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा म्यू आर T2।
तो ये म्यू आर तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा W की वैल्यू। ये दो इसके फॉर्मूले आ गए। ये दोनों वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्मूला हो गए। ठीक, अब आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस और होता है। शॉर्ट में समझ लीजिए, आइसोबारिक प्रोसेस जब होता है जब पी कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस ये होता है जब V कांस्टेंट होता। जब V कांस्टेंट होता है तो W कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V होता है। तो डेल्टा V जब नहीं है तो क्या होगा, W जीरो हो जाएगा। तो इस केस में Q किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा U के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये कौन सा है, आइसोक्रोरिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस कब है, जब P कांस्टेंट हो। ठीक, तो ये प्रोसेसेस थी। अब कुछ पार्ट बचा है इसमें, कॉर्नोट टेंजन वगैरह, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया हो, मज़ा आया हो। कोई चीज़ अगर नहीं आई हो समझ में तो कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं लिख करके। थैंक यू।